एक जो किराएदार जो है बैंक फिक्स हो गया उनका किराया, तो वो उनको देना ही देना है। लेकिन जो चीज़ें जैसे मैंने पहले बताई आपको कि कहीं पे अगर सिचुएशन बाढ़ की है, फ्लड की है, ड्रॉट की है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको क्या करना पड़ेगा, जो किराएदार है उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, दोनों में टाइम पीरियड उसको खाली करने में भी और किराए में भी उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशंस ऐसी हैं तो, क्योंकि ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर किराएदार को ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें क्या है, लैंडलॉर्ड का भी फर्ज बनता है कि अगर कहीं बाढ़ लाइक सिचुएशन है, फ्लड बहुत बड़े पैमाने पे आ गया है, सूखा पड़ गया है, जहाँ कोई अर्थक्वेक आ गया है, उस केस में लैंडलॉर्ड का भी एक फर्ज बनता है कि अपने किराएदार को क्या दे, थोड़ा सा रिलैक्स करे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सेक्शन जो 6 है, ये है राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सक्सेसर इन केस ऑफ डेथ। मानो कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, दोनों में से, ओनर में से या टीनेंट में से, किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है, जो ओनर की डेथ हो जाती है या किसकी डेथ हो जाती है, टीनेंट की, उस केस में क्या होगा कि जो उनके आगे लीगल आयर्स होंगे वो क्या होंगे, उनके बीच में एग्रीमेंट हो सकता है। ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके ओनर के जो बच्चे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट, अगर ओनर डेथ होता है तो ओनर के बच्चों के बीच में, जो उसके लीगल जायज वारसान है उसके बीच में और टीनेंट के बीच में एग्रीमेंट होएगा। अगर एग्रीमेंट टीनेंट की डेथ हो जाती है तो ओनर के बीच में और उसके लीगल आयर के बीच में एग्रीमेंट होगा, ये माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन सबलेटिंग। जब दो पार्टीज के बीच में कोई रेंट एग्रीमेंट हो गया, कोई भी टीनेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को सबलेट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट एंटरिंग इनटू सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द एग्जिस्टिंग टीनेंट्स। लेकिन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो सकता है कि जो है मतलब टीनेंट जो है चाहता है, मानो एक मकान मालिक जो है, लैंड ओनर, उसके एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर एक हाउस है प्लस बाहर एक शॉप है, उसी के साथ उसने किसी टीनेंट को क्या किराए पे दे दिया। अब ये जो टीनेंट है ये चाहता है कि ये शॉप जो है मैं आगे सबलेट कर दूं, आगे क्या कर दूं, क्योंकि ये मेरी शॉप मेरे काम की नहीं थी, मकान मालिक ने मुझे दोनों चीज़ें दे दी, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं आगे शॉप क्या कर दूं, सबलेट कर दूं। तो क्या होगा कि ये जो टीनेंट है ये किसी को आगे सबलेट कर सकता है सप्लीमेंट्री डीड के साथ। सप्लीमेंट्री डीड होगी तो उसके साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के साथ वो उसको कर सकता है। ठीक है, लेकिन उस सप्लीमेंट्री डीड में लैंडलॉर्ड को कोई इतराज ना होना चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड को कोई इतराज हो, उसको कोई ऑब्जेक्शन हो, तो वो सप्लीमेंट्री डीड नहीं हो सकती। ठीक, 9 चैप्टर 3 और सेक्शन 8 वेरी इंपॉर्टेंट। रेंट कितना पे करना होगा, रेंट डिसाइड होगा, म्यूचुअली एग्रीड होगा किसके बीच में, लैंडलॉर्ड और किसके बीच में, टीनेंट के बीच में। ठीक है, उनके जो एग्रीमेंट्स हैं, टीनेंसी के एग्रीमेंट होगा, उसके हिसाब से जो उन दोनों के बीच में आपस में म्यूचुअली डिसाइडेड रेंट होगा वही पेबल होगा। और रिवीजन ऑफ रेंट जो है कि रेंट कब रिवाइज होगा, रिवीजन ऑफ रेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ टीनेंसी। जो उन्होंने टीनेंसी एग्रीमेंट किया हुआ, मानो उन्होंने 5 साल का 5 ईयर का किया हुआ है एग्रीमेंट, अब उस एग्रीमेंट में लिखा उन्होंने किसी बिल्डिंग का किराया 6,000 रुपया, अब हो सकता है उन्होंने लिखा हो 2 साल के बाद इसमें हम 500 इंक्रीज करेंगे, फिर 3 साल, तीसरे साल में भी 500 इंक्रीज करेंगे, फोर्थ में भी 500 इंक्रीज करेंगे। एट द टाइम ऑफ इनिशियल, जो शुरू में जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा उसी में डिसाइडेड होगा कि किराया रिवाइज कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, और अलावा इसके कोई किराया नहीं हो सकता है। रेंट अथॉरिटी टू डिटरमाइन द रिवाइज रेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट है तो उस केस में जो रेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कि रेंट को, अगर दोनों के बीच में कहीं डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में रेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या किराया बढ़ाना है
कि नहीं बढ़ाना है, किराया रिवाइज करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो फाइंडिंग्स होंगी किसकी, रेंट अथॉरिटी की। रेंट अथॉरिटी को अगर लगे, ठीक है, वेरिफिकेशन के दौरान अगर उसको लगे कि किराया बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, उस केस में क्या होगा, ये सोल डिस्क्रिशनरी पावर है किसके पास, इसके रेंट अथॉरिटी के पास, क्या डिसाइड करना कि किराया बढ़ाना है, किसी चीज़ का किराया नहीं बढ़ाना है, रिवाइज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ रेंट, किराया रिवाइज, देखो अगर तो एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ है पहले का, तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि इतने % किराया बढ़ाएंगे। ठीक है, मान लो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमने इतना 2% हमने किराया एनुअली बढ़ाना है। कितने % बढ़ाना है, 2% एनुअली हमने क्या बढ़ाना है, किराया बढ़ाना है। ठीक, एग्रीमेंट लिखा हुआ है ईयरली, और एग्रीमेंट मान लो कितने साल का है, 5 साल का है। हो सकता है पहले साल, दूसरे साल टेनेंट मान जाए, ठीक है, तीसरे साल भी टेनेंट बोलेगी हाँ जी बढ़ा लो, 4th ईयर हो सकता है टेनेंट बोले कि इस बार 2% किराया नहीं बढ़ाना है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। ठीक, और अगर इनिशियल जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर ही उन्होंने कोई रिवीजन ऑफ रेंट नहीं डिस्कस किया हुआ, 2 साल के बाद जब उनके बीच में एग्रीमेंट अभी है, तो किराया मकान मालिक कहता है कि मुझे किराया बढ़ाना है, जबकि उन्होंने उस एग्रीमेंट में जो इनिशियल एग्रीमेंट है उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है। इनिशियल एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट उसमें रेंट रिवीजन नहीं लिखा है, और एग्रीमेंट कितने साल का है, 5 ईयर्स का है, तो मकान मालिक कहता है कि मुझे 3 साल के बाद किराया बढ़ाना है, जबकि उन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है, तब भी इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। जब वो लिखा हुआ है और वो लगा रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली, अब यहाँ पे टेनेंट कहता है मैं नहीं दे पा रहा हूँ इतना, तभी डिस्प्यूट हो जाएगा। उस डिस्प्यूट को चलते रेंट को रिवाइज करना है कि नहीं करना है, क्या कोई चार्जेस लगने हैं नहीं लगने हैं, वो डिसाइड करेगा कौन, वो डिसाइड करेगी रेंट अथॉरिटी। ठीक है, और एज पर सेक्शन 10। उसके बाद चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 जो है ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, हक और ड्यूटीज, हक और कर्तव्य हैं किसके, लैंडलॉर्ड के और किसके, टेनेंट के। जाहिर सी बात है कहीं पे कोई माइनर ब्रेकडाउन हो जाती है, मकान के अंदर कोई नुकसान हो जाता है छोटा मोटा, तो वो किसको ठीक कराना चाहिए, वो टेनेंट को ठीक कराना चाहिए। ठीक है, और अगर कहीं पे मेजर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उस केस में लैंडलॉर्ड को भी क्या करना पड़ेगा, उसकी भी ड्यूटी बनती है क्या करना, कि उसको चेक करना। ठीक, तो ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट टू बी रिटेन्ड बाय लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, सेक्शन 12 कहती है कि दोनों के पास साइंड एक कॉपी होनी चाहिए किसकी, ओरिजिनल टेनेंसी एक्ट की, दोनों के पास कॉपी होनी चाहिए। नंबर 13 जो है सेक्शन 13 कहती है रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल एंड रिसीप्ट ऑफ फॉर पेमेंट देयर ऑफ, के किराएदार ने टाइम पे किराया देना चाहिए, और जो मकान मालिक उसने टाइम पे उसको क्या देनी चाहिए, रिसीट देनी चाहिए, हर बात ड्यूली साइंड। ठीक, डिपॉजिट ऑफ रेंट विद, अगर डिस्प्यूट होता तो रेंट कहाँ जमा हो जाएगा, रेंट अथॉरिटी के पास जमा हो जाएगा। इसमें यही है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है, ये अकॉर्डिंगली बात है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट शैल कीप प्रीमिसेस इन गुड कंडीशन, दोनों मिलजुल के रखेंगे, है ना। छोटी मोटी नॉर्मल बियर एंड टीयर जो होगी शैल रिस्पेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर। ठीक है, टेनेंसी रिपेयर एंड मेंटेन द सेट प्रीमिसेस एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल, फॉर्म के हिसाब से जैसे उन्होंने लिखा होगा, एग्रीड किया होगा उस समय का, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, उसमें फॉर्म जो है शेड्यूल में